आपने कहा है कि शॉर्टकट से जल्दबाजी में से कुछ नहीं हासिल होता है। जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है असल में व्यक्तित्व का विकास होना, वो तो इतनी जल्दी से नहीं। व्यक्तित्व का विकास तो आगे की बात है। चीजें ठीक से समझना, यही पहले तो शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे को कोई बात समझने का मौका मिला कि नहीं। आप तो आगे बढ़ गए समझा के, लेकिन वो समझा कि नहीं, ये शिक्षक को ही देखना है। जी। और अगर मान लीजिए 40-50 बच्चों की कक्षा में 4 बच्चे समझ भी गए और बाकी 55 बच्चे नहीं समझे या 45 बच्चे नहीं समझे, तो भी आगे बढ़ जाना मेरे अनुसार उचित नहीं है। अगर आपके बाकी बच्चे अभी समझ रहे हैं तो जो ज्यादा तेज हैं उनको रोकिए, उनको कोई और काम दीजिए, लेकिन सबको साथ में लेकर चलने के लिए जरूरी है कि हम समय का बंटवारा इस तरह करें कि किसी बच्चे को यह ना महसूस होने पाए कि उसके लिए समय नहीं है। अगर आपने ऐसा महसूस कराया तो फिर शिक्षा के अपने उद्देश्य जो हैं वो विफल हो गए, लोकतंत्र के उद्देश्य भी विफल हो गए, क्योंकि आपने फिर धीमे चलने वाले को कह दिया कि भाई आपके बिना भी हम जा सकते हैं। जी जी, सबको साथ लेके चलना है। ये तो एक मोटी सी बात है। अगर शिक्षक भी इसको भूल गया है और उसको पूछना पड़ रहा है तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमें शिक्षक को ये याद दिलाना पड़ रहा है कि देखिए ये बुनियाद है अच्छे शिक्षण की, कि वो सभी बच्चों को साथ में लेकर चल सके। शिक्षकों से कहा जाता है कि वो अपने विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझें, उनकी ऑब्जर्वेशन करें और उसके बाद मूल्यांकन करें। इसी तरह का हमारे पास एक पत्र है श्रीनाथ कवडे, सातारा, महाराष्ट्र से। उन्होंने लिखा है कि कक्षा में 50-60 बच्चे होते हैं और हर बच्चे का अवलोकन करके उसका मूल्यांकन कर पाना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए वो लिखने की दक्षता के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन कर पाता है। इससे विद्यार्थी की बोलने और पढ़ने की दक्षता का ठीक से विकास संभव नहीं हो पाता। शायद यही कारण है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के ठीक उच्चारण में और लेखन में भी विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं। तो इसके लिए क्या? देखिए, ये जो अधिक संख्या में बच्चों का कक्षा में होना, इससे सिर्फ भाषा में नहीं हर विषय में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आपने जो कि भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं एक बहुत मामूली सा सुझाव इस बारे में दे सकता हूं। ये सही है कि इतने अधिक बच्चों के चलते रोज हर अध्यापक हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकता। अब इसका इलाज यही है कि अगर आप रोज नहीं दे सकते तो कोई एक साप्ताहिक या कोई पाक्षिक या कोई माहवारी एक आवृत्ति बना लें कि भाई हम जैसे महीने में हर एक बच्चे को हर महीने कम से कम एक बार अपने पास बुला के उसको पढ़ता हुआ सुनेंगे कि उसका उच्चारण किस तरह से है। उसको हम 5 मिनट देंगे। अगर मान लीजिए आपकी कक्षा में 50 बच्चे भी हैं और आप रोज हफ्ते में नहीं कर सकते तो आप महीने में करिए, लेकिन कभी तो उस बच्चे को मौका मिले कि उसका पढ़ना अध्यापक सुन रहा है, केवल उसका, और उस पर ध्यान दे पा रहा है। तो मैं समझता हूं, ऐसे मैंने कई विद्यालयों में देखा भी है कि अगर ये पद्धति अपनाई जाए कि एक ऐसी कोई आवृत्ति अपना लें कि भाई हम 15 दिन में एक बार हर बच्चे से 15 दिन में एक बार 2 मिनट 4 मिनट बात करेंगे या उसका पढ़ना सुनेंगे या उसका काम उसकी उपस्थिति में देखेंगे और उस पर टिप्पणी करेंगे, तो ये संभावना किसी हद तक बन सकती है कि आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत जानने लगे। वरना राष्ट्रीय स्तर पर तो इस समस्या का विकल्प यही है कि कोठारी आयोग ने 1:40 के अनुपात की बात की थी। यशपाल समिति ने 30 का अनुपात सुझाया है एक अध्यापक के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका एक नीतिगत हल है कि हम भविष्य में ऐसे कक्षाओं का आयोजन करें जिनमें बच्चों की संख्या 30 और 40 के बीच हो या इससे अधिक ना होने पाए। पर आज की स्थिति में जिसमें हमारे ये मित्र हैं, आज की स्थिति में तो यही एक हल मुझे लगता है कि वो एक लंबा कार्यक्रम बना के हर 15 दिन में या महीने में एक बार कम से कम ये फैसला करें कि हम हर बच्चे का एक बार अलग से 5 मिनट उसके साथ खर्चेंगे, तो उसका उच्चारण, उसकी बोलने की क्षमता, उस पर उनका थोड़ा बहुत ध्यान जाएगा और किसी हद तक उस बच्चे को व्यक्तिगत रूप से एक संतोष वो दे पाएंगे कि हाँ, मुझे भी अध्यापक ने सुना। मेरा संदेश तो यही हो सकता है कि अध्यापक के लिए दरअसल हर सुबह एक नई सदी होती है। ये जो नई सदी है ये तो राजनीतिकों के लिए है, ये व्यवसायियों के लिए है। अध्यापक के लिए तो हर सुबह नई संभावनाएं लेकर पेश आती है और इस सुबह को उत्साह के साथ लेना और एक नए दिन को बच्चे के दृष्टिकोण से, उसकी संभावनाओं के दृष्टिकोण से एक सचमुच एक नया दिन बनाना, ये शिक्षक के लिए किन्हीं भी परिस्थितियों में वो पड़ा हो, जब तक संभव नहीं है तब तक शिक्षक स्वयं अपने जीवन में उत्साह का संचार नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि वो आज की परिस्थितियों में जब शिक्षा के उद्देश्य बहुत धूमिल हो रहे हैं और एक व्यावसायिक संस्कृति हमारे समाज पर छाती चली जा रही है, ऐसी स्थिति में
शिक्षा के जो दार्शनिक उद्देश्य हैं उनको याद रखने का और दूसरों को उनकी याद दिलाने का जिम्मा हमारे अध्यापक पर आता है। और इन उद्देश्यों से प्रेरित होकर प्रतिदिन अपने जीवन में कुछ नया महसूस करना और बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, मैं समझता हूं यही अध्यापक के लिए एक बड़ी चीज है जिसकी याद हम सबको उसको दिलानी चाहिए। जी, आपका संदेश भी अध्यापकों के लिए एक नए प्रकाश की नई किरण के समान है। मुझे पता नहीं नया प्रकाश है कि नहीं, पर मैं जो ये भी कहना है कि देखिए आज का जो अध्यापक है वो गुरुकुल की या मध्ययुग की व्यवस्थाओं से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में है। आज स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक नया भारत बना है जो आज 50 साल से ऊपर हो चुका है। इन स्थितियों में अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को एक सार्वजनिकृत शिक्षा के संदर्भ में परिभाषित करना ये एक बिल्कुल नया काम है। इसके लिए आप प्राचीन काल से मध्यकाल से कोई प्रेरणा नहीं ग्रहण कर सकते। इसके लिए तो हमें नवाचार पर, अपनी आविष्कार कर सकने वाली कल्पना पर ही जोर देना होगा और इसके लिए हर अध्यापक अपने को तैयार करे। मैं तो यही अपील उससे कर सकता हूं।